चलो नेक्स्ट चैप्टर, नहीं सॉरी चैप्टर तो वही है, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स की बात करें तो ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है ना। फ्लक्स हमसे कहता क्या है, किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से कितनी एनर्जी पास आउट हो रही है, इसको हम फ्लक्स कहते हैं, ठीक है ना। किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से कितनी एनर्जी पास आउट हो रही है, इसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे या फ्लक्स कहेंगे। अब उसमें से अगर एयर निकल रहा है तो एयर फ्लक्स होगा, वाटर निकल रहा है तो वाटर फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर हम बात करें तो इसको फाई से डिनोट करते हैं और फाई की लिखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द पासिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस along the particular cross section area, okay, where electric field lines is the vector quantity and area is also vector quantity, and because flux is a scalar quantity there is a dot product. But question is there is, sir, why A is the vector? Yes, area is the vector quantity. It is very important to you, ठीक है ना। एरिया वेक्टर क्वांटिटी होता है, और एरिया तो सर वेक्टर, इसका मतलब सर ये व्हाइट बोर्ड वेक्टर है, बिल्कुल वेक्टर है। और अगर ये वेक्टर तो इसमें डायरेक्शन होना चाहिए, तो इसमें डायरेक्शन है, डायरेक्शन किधर होता है, तो फ्लक्स का डायरेक्शन यानी एरिया का डायरेक्शन एरिया के नॉर्मल होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है ना। आप इसको एन कैप भी बोल सकते हो, ठीक है। किसी भी एरिया के नॉर्मल उसका डायरेक्शन होता है। कैसे समझ में आएगा, जैसे एक छाते की छड़ी, जो छाता होता है उस छाती की जो स्टिक होती है वही उसका डायरेक्शन बताता है। तो स्टिक आप घुमा तो पूरा एरिया चेंज, ठीक है ना। तो एरिया वेक्टर क्वांटिटी होता है और उस एरिया का डायरेक्शन उस प्लेन ऑफ एरिया के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अब बात करते हैं फ्लक्स की, तो फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनटू एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर मतलब एरिया के परपेंडिकुलर की लाइन, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट को अगर यहाँ से हटाएं हम तो इसका फार्मूला जो बनेगा वो बनेगा ई ए कॉस थीटा, बोलो बेटा। इसको हमने प्रूव भी किया था, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं कि ये एरिया ए है और इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास हो रही है ई, और अगर मैं इसको थीटा एंगल पर बेंड कर दूं, एरिया ए को थीटा एंगल पर बेंड कर दूं, तो अब केवल इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से यहाँ तक पास होगी, मान लेते हैं वाई। अब इस वाई की वैल्यू अगर हम निकालें यहाँ से, और इसका एरिया वेक्टर ये प्लेन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर जा रही है। जब ये सीधा था प्लेन तो एरिया वेक्टर इधर था, जब इसको ऐसे बेंड कर दिया तो अब एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा, नहीं है बात समझ में। पहले ये एरिया ऐसे था, एरिया वेक्टर ऐसे था, और जब इसको हमने थीटा एंगल पर ऐसे बेंड कर दिया तो एरिया वेक्टर नीचे हो जाएगा ना, ठीक है ना। अब ऐसे था तो ये पूरे एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही थी, अब ऐसे कर देंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऊपर से निकल जाएगी, जो इसमें से जाएगी वही निकल पाएगी इसमें से, तो केवल इतना एरिया मतलब वाई एरिया ही काम में आएगा। अब इस वाई की वैल्यू अगर मैं निकालूं, इस वाई की वैल्यू यहाँ पे परपेंडिकुलर से ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये भी वाई ही होगा। ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। क्यों होगा थीटा, दो लाइनों के बीच में जो एंगल होती है उनके परपेंडिकुलर के बीच में भी वही एंगल होती है। एक ही थ्योरम में पढ़ाता हूँ, एक थ्योरम से कोई भी एंगल आप निकाल सकते हो। देखो इस लाइन और इस लाइन के बीच में ये एंगल है, तो इस लाइन पर यह है परपेंडिकुलर और इस लाइन पर यह परपेंडिकुलर, एरिया वेक्टर है ना, तो इनके बीच की एंगल थीटा होती है, बोलो बेटा। अब ये एंगल थीटा है, ठीक है, और ये 90 डिग्री है पूरा, बोलो ये 90 डिग्री है ना, ठीक है। तो ये एंगल थीटा है, बोलो। तो इससे आप बड़े आराम से सॉल्व करके निकाल, ये डिस्टेंस आप कैसे निकालोगे, वाई डिस्टेंस कैसे निकलेगा बताओ। ये एंगल थीटा है, कोई बताए मुझे ये एंगल कितना होगा, बोलो। मैं बता रहा हूँ, सुन लो। ये एंगल पहले चेक करो जरा, ये पूरा 90 है, बोलो, ठीक है। ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है ना, और ये 90 है, बोलो। पूरा का पूरा 180 होता है, तो ये 90 है बेटा, ये थीटा है, तो ये कितना होगा 90 का थीटा ना, नहीं। अरे ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 180, ये थीटा और ये पूरा है, ये थीटा यहाँ से यहाँ तक है ना, सुनो। और यहाँ से यहाँ तक 90, तो ये हो गया भैया यहाँ से यहाँ तक ये 90 है ना, ये थीटा है, तो हो गया 90 प्लस थीटा पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितना होगा
180 माइनस 90 माइनस थीटा कितना होगा? 90 माइनस थीटा ही तो होगा। तो ये हो गया आपका 90 माइनस थीटा। बोलो तो ये एंगल कितनी होगी केवल? बताओ। कितना होगा? यहाँ से ये पूरा 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, ये भी एंगल थीटा ही होगी ना, ये भी एंगल। क्यों इसको बताया सर? जब ये एंगल थीटा मिल गया हमें, तो अब इस ट्रायंगल को गौर से देखो। इस ट्रायंगल में ये एंगल अगर थीटा है और ये डिस्टेंस अगर 2l सॉरी एरिया ये a है, तो ये कितना होगा? थीटा से जुड़ी हुई लेंथ कोसाइन होती है, तो y इक्वल हो जाएगा a cos थीटा। बोलो नहीं आएगा सर? कहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है ये बताओ, नहीं समझ में आया आपके? फिर से देखो, फिर से देखो, देखो देखो, देखो। ये एंगल थीटा होगा, नहीं आया समझ में? ये एंगल देखो, ये थीटा एंगल है, अरे यार छूटे इतना तुम लोग ध्यान नहीं देते। छोड़ो, एक लाइन में खत्म करो, एक लाइन में खत्म करो, तुम लोग को शॉर्ट में बता देते हैं। देखो देखो, पहले ये एरिया ए था, इसको हमने थीटा एंगल पर ये बेंड कर दिया, थीटा एंगल पर इसको ऐसे मिला देते हैं। अब केवल इतनी एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होगी वाई एरिया से, तो ये वाई किसके बराबर होगा? तो ये एंगल जब थीटा है तो ये एंगल थीटा नहीं होगा अल्टरनेट से? बोलो हो गया। ये थीटा ये भी थीटा होगा? नहीं होगा? तब ये आपका ए है, तो ये वाई कितना होगा? तब वाई इक्वल टू a cos थीटा। थीटा से जुड़ी हुई लेंथ हमेशा कोसाइन होती है, वाई की वैल्यू आ गई cos थीटा। पुट करो यहाँ पर, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनटू एरिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ई और एरिया कितना पास हो रहा है थीटा एंगल को ढूंढने पर वाई, वाई की वैल्यू पुट करो ए ई ए cos थीटा, ये आ गया फ्लक्स की वैल्यू ई ए cos थीटा। फ्लक्स यही होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है। आप cos थीटा को हटाओगे तो फ्लक्स को आप लिख सकते हो क्या? E डॉट है ना। चलो ये हो गया फ्लक्स। अब आप बात करते हैं गॉस थ्योरम की। गॉस थ्योरम को समझते हैं। गॉस थ्योरम कब यूज होता है? जब सारे शस्त्र खत्म हो जाते हैं तब गॉस थ्योरम यूज होता है। अगर किसी पॉइंट के कारण किसी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तब तो आप डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हो। किसी पॉइंट से अगर निकालना हो तो अगर एक पॉइंट से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता करनी है, डिस्टेंस आर है, यहाँ पर चार्ज क्यू है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी भाई? के क्यू बाई आर स्क्वायर। बोलो। लेकिन गॉस थ्योरम बोलता है कि अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, फैला हो, चार्ज अगर फैला हो तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हम गॉस थ्योरम लगाते हैं। गॉस थ्योरम ये बोलता है क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसकी मदद से अगर चार्ज किसी तार में फैला हो, किसी प्लेन शीट पर या किसी वॉल्यूम में फैला हो, तो आप बड़े आराम से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो गॉस थ्योरम की मदद से। गॉस थ्योरम यही है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को थोड़ा सा ओपन करें, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई ए cos थीटा इक्वल टू चार्ज इनसाइड, जो सरफेस है, सरफेस के अंदर चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होता है फार्मूला। ठीक है, गॉस थ्योरम यही है। अब इसका यूज हम करके देखते हैं। अब सोचो जरा कि सर अगर एक तार में चार्ज फैला है और इस तार से r डिस्टेंस की दूरी पर यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं तो कैसे आप निकालेंगे? गॉस थ्योरम की मदद से बड़े आराम से आता है। गॉस थ्योरम की मदद से बहुत आराम से आएगा। गॉस थ्योरम में क्या क्या चाहिए सर? इलेक्ट्रिक फील्ड, वो तो निकालना ही है हमें, एरिया निकाल लीजिए और cos थीटा को मल्टीप्लाई करके टोटल चार्ज और एप्सिलॉन नॉट तुम्हें पता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट को टच करता हुआ एक गॉसियन सरफेस सोचेंगे, यूनिफॉर्म सिमेट्रिकल। तो हम यहाँ पर सिलेंडर सोच लेते हैं, ये हो गया सिलेंडर। ठीक है, अब इस पोजीशन पर क्या क्या हमें चाहिए? ई ए cos थीटा। अब इस सिलेंडर का एरिया निकाल लेते हैं और ई और ए के बीच की एंगल निकाल लेते हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे निकलेगी भाई? बोलो। अगर इसमें चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सीधी निकलेगी। सिलेंडर है 3 डायमेंशन में, सोचो ना। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया एरिया इनटू cos थीटा। अब ये फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर, इसी डायग्राम में फार्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो 3 एरिया है, एक एरिया ऊपर का प्लेन है, एक एरिया नीचे का प्लेन है,
और एक एरिया ये कर्व वाला है, ठीक है। तो ऊपर वाले प्लेन का एरिया वेक्टर ऊपर जाएगा, नीचे वाले प्लेन का एरिया वेक्टर नीचे जाएगा, और कर्व का एरिया वेक्टर इधर जाएगा। तो ऊपर वाले के और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच की एंगल 90 डिग्री, नीचे वाले और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच की एंगल अगेन 90 डिग्री। तो ये दोनों तो खत्म हो जाएंगे, केवल ये बचेगा। तो फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो फार्मूला देखो जरा, ई ए कॉस थीटा। तो ई कर्व सरफेस का एरिया टोटल कितना आएगा, इंटीग्रेशन अगर करें एरिया, जिसका छोटा सा एरिया हम यहाँ पर ले लेते हैं डी ए। तो ई डी ए कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब इस सिलेंडर के अंदर चार्ज कितना है, क्यूइंग। क्यूइंग कितना है इसके अंदर, तो इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी अगर लैम्डा है और इस सिलेंडर की लेंथ अगर एल है, तो इसके अंदर चार्ज कितना है, लैम्डा इनटू एल, एल लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इस डीए को इंटीग्रेट करेंगे तो पूरे कर्व सरफेस का एरिया आ जाएगा। कर्व सरफेस का एरिया आएगा ई, और सिलेंडर के कर्व सरफेस का एरिया होता है 2 पाई आर इंटू एल, 2 पाई आर एल, एल लैम्डा बाई एप्सिलॉन नॉट। कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी क्योंकि इन दोनों के बीच की एंगल 0 डिग्री है। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर देखो ना, एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, दोनों पैरेलल लाइन, तो पैरेलल के बीच की थीटा की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, एल से एल कट जाएगा। तो ई इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, 2 पाई आर के नीचे फेंको, तो लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फट से आ गई कॉस की वैल्यू से। समझ में आएगा? ये इसका एक एप्लीकेशन है। दूसरा एप्लीकेशन भी देख लेते हैं, प्लेन शीट थीटा, ठीक है ना। चलो प्लेन शीट थीटा भी देख लेते हैं दूसरा एप्लीकेशन। ये एक प्लेन शीट, इसमें एरिया यूनिफॉर्मली फैला हुआ है। इससे आर डिस्टेंस की दूरी पर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालनी है। कैसे निकालेंगे, वही पहले वाला ही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। यहाँ पर भी एक गॉसियन सरफेस सोच लेते हैं सिलेंड्रिकल, और ऐसा कि उसके सरफेस पर ये पॉइंट आ जाए जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, और ये इसके अंदर जो होता हुआ ये इधर चला गया। सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस सोच लिए। इसके भी 3 सरफेस होंगे, एक सरफेस इधर होगा A1, एक सरफेस इधर होगा A2, एक सरफेस कर्व होगा A3, और नीचे ऊपर सब हो सकता है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मात्र इधर होगी और इसके अंदर से जाती हुई इधर होगी, ठीक है। तो जो A3 का एरिया वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री हो गया, बोलो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो ऐसे जा रही है ना, ऐसे आ रही है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर यहाँ पर 90 डिग्री, तो A3 के कारण तो 0 हो जाएगा, लेकिन A1 A2 के कारण फ्लक्स बनेगा। तो A1 और A2 के फ्लक्स को हम जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E इंटू एरिया, दोनों का सेम होगा क्योंकि सिलेंडर है ना, जो ये एरिया होगा वही है, दोनों का एरिया नहीं मान लेंगे। तो E इंटू ए प्लस E इंटू ए, सर प्लस क्यों, क्योंकि सर इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया के बीच की एंगल 0 डिग्री, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच की एंगल 0 डिग्री, तो cos 0 की वैल्यू 1, तो टोटल फ्लक्स हो जाएगा कितना, हम नेट फ्लक्स निकाल रहे हैं। तो फ्लक्स का मतलब E A cos थीटा, तो एक तो एरिया का ये तो 0 चुका है, 2 ही एरिया यहाँ पे बचे थे, एक ये और एक ये, तो इसके कारण हो गया E A, इसके कारण भी हो गया E A, बोलो, इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू Q E अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है ना। तो अब जरा बताओ कि इसके अंदर कितना चार्ज है, Q E, जो सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर यही चार्ज है ना, इस चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, तो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी का सिग्मा है, और इसका एरिया, भाई ये एरिया सबका ए ही हुआ ना, ए, तो इसके अंदर Q एरिया होगा इसका A सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सम करो दोनों को, तो ये हो जाएगा 2EA इक्वल टू A सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, A ने A को मार दिया, तो E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो प्लेन शीट के कारण एरिया का फार्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला ये होगा। खास बात इसकी क्या है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड अपॉन आर पर डिपेंड ही नहीं करता इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि आप चाहे यहाँ पे रहो, यहाँ पे रहो, यहाँ पे कहीं पर भी रहो, ठीक है ना, जितनी भी दूरी पे जाओगे इस डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, आर पर डिपेंड नहीं करता इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन शीट के कारण। प्लेन शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड केवल इसके अंदर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है केवल सिग्मा पर डिपेंड करता है,
केवल सिग्मा पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। ये हो गई बात प्लेन शिफ्ट का। एक आखिरी ऑप्शन होता है सेल, ठीक है ना। एक स्फेरिकल सेल निकालना अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो सर कैसे निकालेंगे, गॉस थ्योरम की मदद से कर लेते हैं वो भी। देखो अगर हमारे पास एक सेल, पहले सेल का मतलब समझो, सेल मतलब कि वो स्फीयर जिसके अंदर कोई चार्ज ना हो, सारे चार्ज इसके सरफेस पर है, भैया याद रखना, ठीक है ना। इसको हम सेल बोलेंगे। नेक्स्ट सॉलिड स्फीयर हम उसको बोलेंगे जिसके अंदर चार्ज है। अंदर चार्ज रहेगा यूनिफॉर्मली तो सॉलिड स्फीयर हो जाएगा। पहले सर आपके सिलेबस में था लेकिन अब वो सिलेबस में नहीं है। हॉल स्फीयर, हम हॉल स्फीयर को ही सेल बोलते हैं। हॉल स्फीयर में सारे चार्ज सरफेस पर होते हैं, ठीक है। तो अब आपसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड तीन कंडीशन में पूछ सकता है। या तो इसके सेंटर से आर डिस्टेंस की दूरी पर बाहर पूछ सकता है, पोजीशन P1, या फिर इसके सरफेस पर पूछ सकता है, पोजीशन P2, या इसके अंदर पूछ सकता है, पोजीशन P3। इन तीनों सरफेस पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो आप कैसे निकालोगे? बड़ा ही सिंपल निकाल सकते हैं। तो पहले हम केस 1 की बात करते हैं, आउटसाइड, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक पहले गॉसियन सरफेस हम सोच लेते हैं। गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस है, उसको हम ऐसा मान के चलते हैं कि उसमें सिमेट्री रहे और नंबर ऑफ एंगल्स कम से कम बने, डिग्री ऑफ एंगल नहीं, नंबर ऑफ एंगल। तो यहाँ पर हम इस पॉइंट को लेते हुए एक स्फीयर सोच लेते हैं। ये एक काल्पनिक सरफेस हमने मान लिया, इमेजिनरी सरफेस, जिसको हम गॉसियन सरफेस बोलेंगे, ठीक है ना। अब इसको हम गॉस थ्योरम लगा लेते हैं। गॉस थ्योरम भैया क्या है? गॉस थ्योरम है क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकालना ही है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के हर एक पॉइंट पर इक्वल होगा, क्यों? क्योंकि सर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो अगर इस पॉइंट की बात करें तो हर डिस्टेंस आर ही होगी और बाकी के क्यू तो कांस्टेंट है। इसका टोटल चार्ज जो सरफेस पर है उसको कंसीडर कर सकते हैं कि उसका इसके इस पॉइंट रिस्पेक्ट में उसका पूरा इफेक्ट यहाँ पर सेंटर पर आएगा क्यू। तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो निकाल लेते हैं। ई को बाहर खींच लेते हैं, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी एस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेंटर पर अगर मानने चलेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर ही होगा और सरफेस का एरिया वेक्टर भी इधर ही होगा, इसकी एंगल 0 डिग्री। तो क्लोज इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस 0 इक्वल टू क्यू इन। क्यू इन मतलब कि इस पूरे स्फीयर में टोटल चार्ज कितना है? तो टोटल चार्ज क्यू है सर, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी एस। डी एस क्या है? ये छोटा सा सरफेस है डी एस। अगर हम पूरे सरफेस का इंटीग्रेशन मान दें तो पूरे सरफेस का आ जाएगा एरिया। तो पूरे स्फीयर का एरिया का वैल्यू क्या होगी? डी एस, छोटा सा एरिया था, और इस पूरे एरिया का सरफेस कितना आएगा? 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू 1 इक्वल टू क्यू इन, यानी क्यू हो चुका है एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी? क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई आर स्क्वायर। बिल्कुल पॉइंट चार्ज जैसा ही फार्मूला, पॉइंट चार्ज का फार्मूला आ रहा है, ठीक है ना। बिल्कुल वैसे ही अगर हम दूसरे रीजन यानी कि सरफेस पर बात करें, मान लेते हैं सरफेस पर इस स्फीयर का रेडियस कैपिटल आर है, तो भी फार्मूला ये बनेगा क्योंकि हम इस पॉइंट को कंसीडर करके हम ये स्फीयर ले लेते हैं गॉसियन सरफेस। उस गॉसियन सरफेस का भी रेडियस आर ही होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल सेम आएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई, लेकिन यहाँ पे स्मॉल आर की जगह पर कैपिटल आर आ जाएगा। और लास्ट में इन साइड की सरफेस, अगर इसको हम पॉइंट को लेकर के स्फीयर गॉसियन सरफेस माने तो ऐसा आएगा। अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर की बात करें तो अब इसके अंदर जब हम गॉस थ्योरम लगाएंगे, यानी क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ, हम केस 3 की बात कर रहे हैं, तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस खेल में अंदर चार्ज 0 हो गया। अब बात यहाँ पे कंफ्यूजन होगा सर, और सब केस में तो आपने चार्ज को यहाँ पर माना था, लेकिन इस वाले केस में आप चार्ज को अंदर क्यों नहीं मान रहे? वो इसलिए नहीं माने बेटा क्योंकि इस स्फीयर के कंसीडर में सारे चार्ज बाहर हैं, इसलिए आप उसको अंदर नहीं मान सकते। लेकिन इस स्फीयर या इस स्फीयर के कंसीडर में चार्ज सरफेस पर थे या फिर अंदर थे, इसलिए हमने उसका इफेक्ट अंदर मान लिया था। लेकिन जब हम अंदर स्फीयर ले लेंगे तो इसके अंदर चार्ज थोड़ी, चार्ज तो बाहर है ना, और चार्ज का इफेक्ट देखोगे तो ओवरऑल यहाँ पर अंदर चार्ज है ही नहीं। जब अंदर चार्ज है ही नहीं मतलब कि क्यू इन है 0, तो इसका मतलब हो जाएगा आपका ई डी एस कॉस थीटा इक्वल टू 0, और कभी भी सरफेस तो 0 हो नहीं सकता भाई। इसका अगर रेडियस आए तो इसका कुछ सरफेस आएगा ना, तो सरफेस 0 हो नहीं सकता, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। यानी कि
एक सेल के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जीरो होता है। क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है, अब अगर मैं इसका ग्राफ खींचूं ER का ग्राफ, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है। ठीक है ना, ये हमारा स्फीयर है, ओवल बन जाऊंगा, ये स्फीयर है और इसका रेडियस अगर R है और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ये ऊपर बताएगा और ये डिस्टेंस R ये बता रहा है। अब मैं ग्राफ खींचूं इस R के साथ एक स्फीयर में, यानी एक स्फीयर में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे बदलती है उसका ग्राफ खींचिए। तो देखो ये सरफेस है और सरफेस के अंदर तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, स्फीयर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इसके सरफेस पर आएगा। क्यों? क्योंकि सर R जितना छोटा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना बड़ा होगा। तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना सही था, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा और फिर उसके बाद बाहर जब जाएंगे सरफेस के बाहर निकलेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r², 1/r² है, मतलब कि ये डिक्रीज कर जाएगा और ऐसा ग्राफ आएगा। इसमें 3 रीजन है भैया, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3। इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इस रीजन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², इस रीजन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। और जबकि ये जो R है ये इस R से छोटा है, तो इसलिए ये वैल्यू बड़ी है, क्योंकि डिनोमिनेटर में है ना, ये वैल्यू बड़ी है। ये ग्राफ है आपका ER ग्राफ, है ना। इतना तेज रफ्तार में चले आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि आप पहले से पढ़े हुए थे इसलिए इतना तेज रफ्तार से चला रहा है। ठीक है ना, कहीं पर डाउट है तो पूछ लो, एक बार रिवाइज करो। अब अगला जो चैप्टर चलेगा वो बहुत ही आराम चलेगा, क्योंकि वो नया चीज़ आप पढ़ोगे। ठीक है, क्योंकि एक बार आप डिस्कस किए हुए थे, एक बार ध्यान से देख लो इसको। चलो फिर मिलेंगे।